पोर्टल खुल गया था। वहां खड़े हुए सभी कल्टीवेटर एक्साइटेड होकर पोर्टल के अंदर जा रहे थे। तभी दानेश को जानी पहचानी आभा महसूस हुई। इधर उधर देखने पर दानेश को एक लड़की दिखाई दी जो किसी लड़के की बाहों में बाहें डालकर बेशर्मी से मुस्कुरा रही थी। यह लड़की कोई और नहीं दानेश की पुरानी प्रेमिका रानी थी, जिसने दानेश को अपने प्रेमी सम्राट के साथ मिलकर धोखा दिया था। दानेश रानी को सम्राट के साथ देखकर आपे से बाहर हो गया। गुस्से में वो यह भी भूल गया था कि अभी वो इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि उनका सामना कर सके। खुद रानी का लेबल 36 था और सम्राट का लेबल 49। वो जल्दी ही मास्टर बनने वाला है और दानेश का लेबल अभी 10 है। हालांकि उसके पास दानव लोमड़ी की शक्तियां हैं, पर वह उनका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाता है। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए उसे बहुत प्रैक्टिस और ताकत की जरूरत पड़ेगी। चट्टान को मुक्के मार मार कर उसकी मिट्टी बना देने के बाद दानेश थोड़ा थक गया। अब उसका गुस्सा भी शांत हो गया था। वह अपने आप से कुछ सोचते हुए बोला, रानी और सम्राट यहाँ है तो इसका मतलब है कि वो अपना लेबल अप करने के लिए आए होंगे। अगर उनका लेबल अप हो गया तो मेरे लिए कठिनाई और बढ़ने वाली है। मुझे बदले के लिए ज्यादा इंतजार और उनसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाकर मैं अपना बदला ले पाऊंगा। दानेश एक एल्केमिस्ट भी था। उसे सभी तरह की जड़ी बूटियों, अमूल्य खजानों का ज्ञान था। वह एक नज़र में देखकर उसके फायदे और नुकसान बता सकता था। उन दोनों को बाद में देख लूंगा, पहले मुझे ऐसा कुछ देखना होगा जिससे मेरा लेबल अप जल्दी हो सके। अचानक उसके मन में एक आवाज आई, ये तो रंगभूमि है, तुम यहाँ कैसे आए? ये दानव लोमड़ी की आवाज थी जो कई दिनों से सो रही थी। दानेश, क्या तुम जानती हो रंगभूमि को? दानव लोमड़ी, हाँ, मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, पर अब बहुत साल बीत चुके हैं। अब ये पहले जैसी रंगभूमि नहीं रही होगी। इंसानों ने यहाँ के सभी अमूल्य खजाने लूट लिए होंगे, पर मैं तुम्हें एक जगह ले जा सकती हूँ जो तुम्हारे लेबल को बढ़ाने के काम आ सकती है, अगर इंसानों ने उसे छोड़ दिया होगा तो। लोमड़ी की बात सुन दानेश को एक्साइटमेंट हुई। उसे यही तो चाहिए था। वह जल्दी से अपना लेबल अप करना चाहता था। वह बोला, तुम मुझे वहां ले चलो, आगे जो होगा देखा जाएगा। लोमड़ी, वो जगह बहुत खतरनाक है, सोच लो। दानेश, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो जगह कैसी भी हो, कितनी भी खतरनाक हो, तुम बस मुझे वहां ले चलो। लोमड़ी, ठीक है, जैसा तुम चाहो। दानेश लोमड़ी के बताए रास्ते पर चलने लगा। शाम का समय। दूसरी तरफ मानवी और शिवा उड़ते हुए एक झील के किनारे पहुंच गए थे। झील का पानी कांच की तरह चमक रहा था। झील के आसपास कई तरह की जड़ी बूटियां लगी हुई थी, जिनसे रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। मानवी, रुको रुको, वो देखो नीचे, कितनी सारी जड़ी बूटियां हैं। हम इनमें से हमारे काम आने वाली जड़ी बूटियां ले सकते हैं। शिवा को मानवी की बात सही लगी। वो दोनों नीचे झील के किनारे उतर आए। दोनों जड़ी बूटियां इकट्ठी करने लगे, साथ ही उन्हें अपनी स्पेस रिंग में डालते गए। अचानक मानवी एक चीख के साथ वहां से गायब हो गई। शिवा ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शिवा, अब ये लड़की कहाँ चली गई? अभी अभी तो यहीं थी, कहाँ गायब हो गई ये? शिवा उसे आसपास देखने लगा। जब मानवी नहीं दिखाई दी तो उसने मानवी के लिए आवाज लगाई। मानवी की हल्की हल्की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ नीचे। शिवा को मानवी की हल्की हल्की आवाज आई, 11। कहाँ नीचे? मुझे दिखाई नहीं दे रही। मानवी, अरे इधर गड्ढे में देखो, नीचे हूँ गड्ढे में। शिवा ने इधर उधर देखा तो उसे एक गड्ढा दिखाई दिया। नीचे मानवी हल्की हल्की दिखाई दे खड़ी हुई थी। नीचे बिल्कुल अंधेरा था। शिवा, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? वहां कैसे पहुंच गई? मानवी, क्या करूं, मेरा ध्यान जड़ी बूटियों पर था, नहीं दिखाई दिया।
एक्साइटमेंट में इकट्ठे कर रही जड़ी बूटी के चक्कर में मानवी ने पास ही बने गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और नीचे जमीन में चली गई। मानवी की नजर एक छोटी सी चमकदार जड़ी बूटी पर गई। उसे देख मानवी की आंखें भी चमक गई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मानवी एक्साइटेड होकर उसके पास गई। वह उस पौधे पर अपने हाथ घुमाते हुए बोली, 11। वाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। 10,000 साल पुराना जिंगसन। शिवा, शिवा, शिवा को आवाज लगाते हुए, इधर आओ, देखो मुझे क्या मिला है। शिवा ने पहले तो अपनी आंखें चिढ़ाई, फिर ना चाहते हुए भी शिवा मानवी के पास गड्ढे में चला गया। जिनसन को देख शिवा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। शिवा ने एक मंत्र बोला और आखिर में कहा, आग का शोला। उसके बोलते ही उसके हाथ से हल्का ऊपर एक आग का गोला प्रकट हो गया, जिससे नीचे गुफा में उजाला हो गया। उजाला होते ही जो उन्होंने देखा उसे देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ दानेश लोमड़ी के बताए रास्ते पर चलते हुए एक बड़े से दरवाजे के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि उस बड़े दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। उसने अपनी आभा दबाई हुई थी। मतलब आभा दबाने से उसे कोई जानकार भी नहीं पहचान सकता था, ना ही उसके लेबल का अनुमान लगाया जा सकता था। दानेश दरवाजे से थोड़ी दूर एक चट्टान के पीछे खड़ा हुआ था। दानेश, क्या ये वही जगह है जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी? दानव लोमड़ी, हाँ, ये वही जगह है। दानेश, लेकिन ये लड़की कौन है? यहाँ क्या कर रही है ये? यूं साथ कहीं इसे इस जगह के राज के बारे में तो पता नहीं चल गया। दानव लोमड़ी, ये लड़की मेरे दूर के रिश्तेदार की मौसी की लड़की है। दानेश, क्या सच में? दानव लोमड़ी, अरे पागल इंसान, अब मुझे क्या पता ये लड़की कौन है, यहाँ क्या कर रही है? मेरी कोई रिश्तेदार थोड़ी है जो मुझे पता होगा। दानेश को विश्वास नहीं हुआ दानवे लोमड़ी उसके साथ मजाक रही थी। दानेश खुद की नादानी पर हंसने लगा। दानेश उस लड़की को दूर से ही खड़ा होकर देखने लगा कि वो लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या करने आई है। लड़की दरवाजे के आसपास चक्कर लगा रही थी। उसने उस दरवाजे को खोलने के लिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया, पर वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाई। लड़की, आखिर कैसे खुलेगा ये दरवाजा? मैंने अपनी सारी शक्तियां ट्राई करके देख ली, पर ये इतना बेशर्म है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे मेरे बाप, दरवाजा तू ही बता दे कैसे खुलेगा तू। वो ही ट्राई करके देख लूंगी। लड़की दरवाजे के सामने हाथ जोड़ने लगी। उसके सामने बार बार सिर झुका रही थी। दानेश उसकी हरकतें देख दूर खड़ा हंस रहा था। उसे वो लड़की बहुत मजाकिया लग रही थी। मतलब ऐसा कोई करता है क्या? दरवाजे से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो खुल जाए। दानेश दानव लोमड़ी के कहे अनुसार एक बहुत प्राचीन दरवाजे के सामने आ गया था, जो काफी बड़ा और मजबूत था। दानेश ने देखा कि दरवाजे के सामने एक लड़की काले कपड़े, काला मास्क लगाए खड़ी हुई थी, जो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। आखिर में सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा नहीं खुला तो लड़की दरवाजे के सामने हाथ जोड़ने लगी। उसके सामने सिर झुकाकर मिन्नतें कर रही थी कि वो दरवाजे खुल जा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती है, तुम कहो तो तुम्हारे पैर पड़ लूं, पर तुम्हारे पैर है कहाँ है? चलो छोड़ो, कम से कम इतना तो सोचो, इतनी सुंदर लड़की तुमसे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है। इतने में तो कोई पत्थर दिल इंसान भी मुझ पर फिदा होकर अपनी सारी धन दौलत मेरे नाम कर देता, पर तुम्हारे भाव तो इंसान से भी ज्यादा है, मान ही नहीं रहे हो। उसकी बातें सुनकर अब दानेश से रहा नहीं गया। वह जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। हंसते हंसते उसने अपना पेट पकड़ लिया। लड़की किसी को अपने ऊपर हंसता देख सतर्क हो गई। उसने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। दानेश हंसता हुआ लड़की की तरफ बढ़ने लगा।
लड़की ने अपनी तलवार दानेश की तरफ घुमा दी और बोली, कौन हो तुम? रंगभूमि ऐसी जगह है जहां लोग लालच की वजह से अपने साथी का भी कत्ल कर देते हैं, जबकि दानेश तो उसके लिए अनजान था। वह उस पर कैसे भरोसा कर सकती थी? तलवार को देख दानेश वहीं रुक गया, पर उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की, मैंने पूछा कौन हो तुम? अगर अब हंसना बंद नहीं किया तो अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। दानेश ने उसकी तरफ रुकने का इशारा किया, फिर अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए बोला, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। हद होती है यार, भला ऐसा कौन करता है? तुम अभी दरवाजे से खुलने की रिक्वेस्ट कर रही थी। दरवाजे से रिक्वेस्ट? दानेश की फिर से हंसी छूट गई। लड़की को अब अपनी बातों पर शर्म आने लगी, पर उसे दानेश का अपने ऊपर पागलों की तरह हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लड़की, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम जहां जा रहे थे वहां जाओ, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दानेश थोड़ी दूर पड़ी एक चट्टान पर हंसते हुए बैठा गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे देखना है कि तुम ये दरवाजा कैसे खोलने वाली हो। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तुम अपना काम चालू रखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। दानेश वहां से नहीं जा सकता था। लोमड़ी के बताए अनुसार उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा था जो दानेश के लिए बहुत जरूरी था, तो दानेश का वहां से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़की सोचने लगी, मैंने अपनी आधी से ज्यादा ताकत दरवाजे को खोलने में बर्बाद कर दी। अगर बाकी बची हुई ताकत इसके साथ लड़ने में बर्बाद हो गई तो आगे आने वाले खतरे का सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे दिमाग से काम लेना होगा। क्यों ना मैं इस लड़के को अपने साथ मिला लूं। वैसे चेहरा भले ही ना दिख रहा हो, पर लड़का हैंडसम है, धोखा नहीं देगा शायद। दानेश ने अपना चेहरा पहले से ही ढका हुआ था, लेकिन इंसान की सुंदरता उसके शरीर की बनावट से ही पता चल जाती है। लड़की ने अपनी तलवार मयान में रखी और छोटे बच्चों की तरह आलती पालती मारकर बैठ गई और बोली, ठीक है, तुम नहीं जा रहे तो मैं भी दरवाजा नहीं खोल रही। मैं भी यहीं बैठी हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है दरवाजा खोलने की। अब तो मैं तुम्हारे जाने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। दानेश, अरे अब ये क्या बात हुई? लड़की, अब यही बात है, मैं नहीं खोलने वाली अब दरवाजा। दानेश, मुझे पागल समझा है क्या? सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि तुम्हारे वश का नहीं है ये दरवाजा खोलना? मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूं, तुमने अपनी सारी कोशिश कर ली पर तुमसे दरवाजा नहीं खुला। आखिर में तुम दरवाजे के सामने लेट गई, उससे खुलने की भीख मांगने लगे। लड़की को लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, उसे शर्मिंदगी सी महसूस हुई। लड़की, जब तुम्हें सब पता है तो मुझे उल्लू क्यों बना रहे हो? चलो एक काम करो, तुम खोलने की कोशिश करो, मैं भी तो देखूं तुम कितने दमदार हो। दानेश, सही है, दरवाजा मैं खोलूं और फायदा तुम उठाकर ले जाना चाहे तो मुझे मार भी देना है ना? लड़की, तौबा तौबा, मैं इतनी खराब भी नहीं हूं। हाँ, माना कि मैं चोर हूं, पर ईमानदार चोर हूं। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही किसी को मारा है। दानेश, ओ तुम चोर हो? अब तो मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब मैं इस दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खोलने वाला। लड़की दानेश की तरफ ऐसे ही बैठी हुई खिसकी, उसके पास पैरों में आकर अपना एक हाथ उठाया और 3 उंगली खोलकर बोली, मैं भगवान की शपथ खाकर बोलती हूँ, मैं बहुत प्यारी और ईमानदार चोरनी हूँ। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। दानेश लड़की की बात सुन चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई चोर अपनी ईमानदारी की कसम खा रही है। दोनों की इधर बहस चालू थी, उधर दूसरी तरफ जब शिवा ने आग का गोला जलाया तो गुफा में उजाला हो गया।
वहां 10,000 साल पुराने जिंगसन के अलावा बहुत सारी महंगी और महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां थी जिनके बारे में उन्होंने आज तक पढ़ा और सुना था लेकिन देखा नहीं था। उन्हें देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मानवी, ओ माय गॉड, इतनी सारी और वो भी इतनी कीमती जड़ी बूटियां, हम तो मालामाल हो गए। गुरुजी इन्हें देख बहुत खुश हो जाएंगे। अब हमारे विद्यालय में किसी कल्टीवेटर को संसाधनों की कमी नहीं पड़ेगी। उन्हें देख मानवी बहुत खुश थी। दोनों ने जल्दी से वहां की सारी जड़ी बूटियों को अपनी स्पेस रिंग में डाला और खड़े से बाहर आ गए। बाहर आते ही मानवी बोली, शिवा, मजा आ गया आज तो। हमारा तो जैकपॉट ही लग। मानवी ने इतना बोला ही था कि उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। उनके सामने 4 लड़के खड़े हुए थे। उन सभी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। जब मानवी चीख के साथ नीचे गिरी उसके बाद शिवा ने उसे आवाज भी लगाई। उनकी आवाज सुनकर पास से गुजर रहे 4 लड़के उनकी तरफ आ गए थे, पर यहाँ आने के बाद उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वो बस जाने ही वाले थे कि इतने में मानवी और शिवा बाहर आ गए। मानवी के मुंह से जैकपॉट की बात सुन उन सभी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। एक लड़का थोड़ा आगे आया और बोला, ओह, जैकपॉट लगा है। थोड़ा हमें भी बताओ कैसा जैकपॉट लगा है तुम्हारा, थोड़ा हम भी तो जाने। उन चारों का लेबल 30 से ऊपर का था, लेकिन मानवी का लेबल उनसे बहुत कम था। अकेला शिवा उन चारों से अकेला मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्हें देख मानवी और शिवा के कदम थोड़े पीछे हट गए। उन्हें अपने सिर पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी दूसरा लड़का भी आगे आया और अपनी तलवार पर अपना हाथ घुमाते हुए बोला, हाँ हाँ, बताओ ना कैसा जैकपॉट लगा है तुम्हें। उन लड़कों की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें देख लग रहा था कि वो किसी भी समय उन दोनों पर हमला कर देंगे। शिवा और मानवी दोनों सतर्क हो गए। उन दोनों ने मयान में रखी अपनी तलवार पर अपने हाथ रख लिए। वो भी लड़ाई के लिए तैयार थे। शिवा और मानवी के गड्ढे से बाहर निकलते ही मानवी बोली, शिवा, आज तो हमारा जैकपॉट ही लगे। मानवी ने इतना बोला ही था कि उसे सामने खड़े हुए 4 लोग दिखाई दिए जिनके लेबल 30 से ऊपर का था। उन्हें देख मानवी की आवाज जहां थी वहीं अटक गई। वो चारों मानवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आ गए थे। वो जानना चाहते थे कि मानवी को कौन सा जैकपॉट लगा है। उनमें से जो अपनी तलवार पर हाथ घुमा रहा था वह बोला, लगता है मेरी तलवार को बोरियत महसूस हो रही है। काफी दिन हो गए इसने किसी का खून नहीं चखा। सोच रहा हूं आज इसकी बोरियत खत्म कर दी जाए। क्या बोलते हो साथियों? उसके एक साथी ने कहा, हाँ हाँ, जब तलवार हमारा ख्याल रखती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी अपनी तलवार का ख्याल रखें। आपको अपनी तलवार की इच्छा पूरी करनी चाहिए। शिवा धीमी आवाज में मानवी से बोला, तुम निकलो यहां से, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूं। मानवी, नहीं, मैं यहां से नहीं जा सकती। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूं? शिवा, मैंने कहा ना, निकलो यहां से। अगर हम दोनों यहां रहे तो दोनों ही मारे जाएंगे। जाओ अब यहां से। शिवा का कहना सही था। अगर मानवी भी यहाँ रहेगी तो उसके लिए बोझ के सिवा कुछ नहीं रहेगी। वह अपना पूरा ध्यान लड़ाई पर नहीं लगा पाएगा। अगर मानवी यहाँ से चली जाती है तो उसे मानवी की चिंता नहीं रहेगी। मानवी ना चाहते हुए भी वहां से जाने को तैयार हो गई। अब मानवी उनके सामने वहां से भाग तो नहीं सकती थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह आगे आई और उनके सामने थोड़ा झुककर बोली, आप सभी सीनियर को हम जूनियर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारे सीनियर की इज्जत करते हैं, बल्कि हम तो चाहते हैं हमारे साथ आप जैसे सीनियर हों ताकि हम उनके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। अब हमारा जो भी जैकपॉट लगा है, मैं आपको वो देने को तैयार हूँ। यही नहीं, हमें जो कुछ मिलेगा उसका 50% आपको दे देंगे। पर एक दिक्कत है।
बोलकर मानवी ने अपना मुंह थोड़ा उदास बना लिया। अभी जो लड़का अपनी तलवार साफ कर रहा था वह अपने बारे में एक सुंदर लड़की से बढ़ाई सुनकर सीना तान कर खड़ा हो गया और बोला, ओह रियली, मुझे पता नहीं था तुम दोनों इतने समझदार होंगे। बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारी? मानवी ने अपनी स्पेस रिंग से जिंगसन का फल निकाला और बोली, आप चार हो और मेरे पास बस एक ही 10,000 साल पुराना जिग्सन का फल है, तो आप चारों ये डिसाइड कर लो कि इसे कौन लेगा। जिग्सन के फल की चमक को देख चारों की आंखें चमक गई। वो चारों उस फल को पाना चाहते थे। इस फल से वो आसानी से अपना लेवल कई स्तर बढ़ा सकते थे। शिवा मानवी को अजीब नजरों से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। जिस चीज को वो उनसे बचाना चाहता था उसी को मानवी ने उन सभी के सामने रख दिया। पर चारों की आंखों फल के लिए लालच देखकर शिवा समझ गया कि मानवी की चाल क्या थी, और उसकी चाल काम भी कर रही थी। वो चारों एक साथ मानवी की तरफ उस फल को लेने के लिए बढ़े। चारों ने एक साथ फल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मानवी ने अपना हाथ पीछे की ओर खींच लिया। चारों मानवी की तरफ घूरने लगे तो मानवी ने बड़े ही प्यार से रिझाने वाली आवाज में कहा, सीनियर, मैंने कहा ना, ये आप में से किसी एक को ही मिल सकता है। अब आप ही बताओ कि मैं ये किसे दूं। चारों भले ही साथी थे पर ताकत पाने का लालसा ने उन्हें अंधा बना दिया था। चारों एक साथ बोले, मुझे दो, मुझे दो। वो चारों आपस में बहस करने लगे। मानवी खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी। उसे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला था। दूसरी तरफ ईमानदार शरीफ चोरनी दानेश के पैरों बैठी हुई थी। दानेश सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। वह इस चोर पर भरोसा करे या नहीं। दानेश ने एक बार किसी पर भरोसा किया था, उसके लिए उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ सोचने के बाद दानेश ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मारने से कतराऊंगा नहीं। चोरनी खुश होकर खड़ी हुई और दानेश के सामने झुककर बोली, आज से मेरी वफादारी आपके साथ है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मेरा नाम चांदनी है और आपका नाम? दानेश, तुम मुझे वीर बुला सकती हो। दानेश ने जानबूझकर अपना नाम गलत बताया। वह नहीं चाहता था कि उसका नाम अभी से उसके दुश्मनों तक पहुंच जाए। चांदनी, ठीक है वीर जी, अब हम दोस्त बन गए हैं तो दोनों मिलकर इस दरवाजे को खोलने का कोई उपाय सोचें। दानेश मुस्कराने लगा। दानेश ने अपने ही मन में दानव लोमड़ी से कहा, अब तुम मुझे इस दरवाजे के अंदर जाने का रास्ता बताओ। दानव लोमड़ी, इस दरवाजे को कोई भी अपनी शक्ति से नहीं खोल सकता। इसे खोलने के लिए एक गुप्त मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तुम दरवाजे के पास जाओ और उस पर अपना हाथ रखो, फिर को मंत्र मैं बोलूं वही मंत्र तुम्हें बोलना है, दरवाजा खुल जाएगा। दानेश दरवाजे के पास गया और उस पर अपना हाथ रख दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दानव लोमड़ी के साथ साथ मंत्र को मन ही मन दोहराने लगा। चांदनी भी उसके साथ साथ दरवाजे पर आ गई। दानेश की बंद आंखों को देख वह मन में ही खुद से बोली, ये कर क्या रहा है? आंखें बंद करके एक्टिंग तो ऐसे कर रहा है जैसे इसके हाथ लगाने से ही दरवाजा खुल जाएगा। मैंने इसे खोलने के लिए अपनी आधी से ज्यादा ताकत बर्बाद कर दी तब नहीं खुला, इनके सिर्फ हाथ लगाने से खुलेगा क्या? चांदनी सोच ही रही थी कि जहां दानेश ने हाथ रखा था वहां से दरवाजा चमकने लगा। धीरे धीरे उसकी चमक पूरे दरवाजे पर फैल गई और एक अजीब ही पैटर्न बनाने लगी। चमक को देख चांदनी के पैर अपने अपने पीछे हो गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस काम को वह पिछले 5 घंटे से कर रही थी उस काम को दानेश ने पल भर में कर दिया। चांदनी, इस लड़के में कुछ बात तो है, आखिर इसका लेबल क्या होगा? और इसे दरवाजे को खोलने की तकनीक के बारे में कैसे पता? लगता है इस लड़के के पास बहुत से राज है।
मुझे इस लड़के में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। दानेश ने दरवाजे से हाथ हटाया और थोड़ा पीछे हट गया। दरवाजा धीरे धीरे बाहर की तरफ खुलने लगा। दरवाजे के खुलते ही अंदर से चमगादड़ों का एक झुंड बाहर आया जो उनके ऊपर से जाने लगा। कुछ उनकी तरफ भी आ रहे थे। अपने सामने आ रहे चमगादड़ों को लड़की ने अपनी तलवार से काट डाला तो दानेश ने उनसे बचने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। उसके सामने एक गोल्डन रंग का प्रोटेक्शन शील्ड बन गया, जिससे टकराकर चमगादड़ वहीं गिरकर मर गए। शील्ड को देख चांदनी फिर से चौंक गई। गोल्डन शील्ड, इस शील्ड को मास्टर लेवल के योद्धा ही उपयोग कर सकते हैं। क्या ये मास्टर लेवल का योद्धा है? पर देखने से इसका लेवल मास्टर जैसा नहीं लग रहा। आखिर ये लड़का है कौन? दानेश ने अपनी शील्ड हटाई और दरवाजे के अंदर जाते हुए चांदनी से बोला, चलो अब अंदर चलते हैं। चांदनी उसके पीछे पीछे अंदर घुस गई। उनके अंदर जाते ही दरवाजा भी बंद हो गया। दूसरी तरफ वो चारों लोग जिनसन के फल के लिए अभी भी बहस कर रहे थे, तो मौका पाकर मानवी ने अपनी स्पेस रिंग से एक लोहे जैसी एक गेंद निकाली। मानवी ने उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाली जिससे वो चमकने लगी। मानवी ने उसे उन चारों के ऊपर हवा में उछाल दिया। अपने ऊपर चमकीली चीज देख चारों सतर्क हो गए। चारों ने अपनी अपनी तलवार निकाल ली और मानवी की तरफ गुस्से से देखने लगे। चारों लड़के जिंदसन के लिए बहस कर रहे थे। मानवी ने मौके का फायदा उठाया और उनके ऊपर एक चमकीली बॉल फेंक दी जो उनके ऊपर हवा में रुक गई। उससे एक चमकदार रोशनी निकली। लड़के रोशनी देख सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और मानवी को गुस्से से घूरने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मानवी ने अपनी चाल चल दी। वो लड़के जैसे ही मानवी पर हमला करने के लिए आगे बढ़े तभी उनके चारों ओर एक पिंजरा बन गया। चारों पिंजरे से टकराकर वापस उसी में गिर गए। शिवा मुस्कराते हुए, वाह क्या दिमाग लगाया है मानवी तुमने, मान गया तुम्हें। मानवी अपनी कॉलर ऊपर की और अपना एक पैर पत्थर पर रख स्टाइल में बोली, क्यों वे चूजों, फंस गए ना मेरे जाल में। सिर्फ ताकतवर होने से कुछ नहीं होता, आदमी के पास दिमाग भी होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। गधे हो तुम लोग, गधे जो एक लड़की की बातों में इतनी आसानी से आ गए। अब रहो यही तुम्हारी सही जगह यही है। मानवी की बातें सुन उन्हें गुस्सा आ गया। उनमें से एक लड़के ने अपनी तलवार से पिंजरे पर वार किया, लेकिन उल्टा उसे ही एक बिजली का झटका लगा और वापस जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। दूसरा लड़का उसके पास गया और उसे सहारा देते हुए बोला, तुम ठीक हो? उस लड़के ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मानवी उन पर हंसते हुए बोली, अब कोई फायदा नहीं है, तुम इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ हाँ हाँ, चलो शिवा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मानवी वहां से शिवा के साथ चल दी। उन चारों में से एक लड़का मानवी से चिल्लाते हुए बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब भी तू अगली बार मिलेगी तो तेरी बोटी बोटी कर कुत्तों को नहीं खिलाया तो मेरा नाम बदल देना। मानवी ने बिना पीछे देखे उसे अपने एक हाथ की बीच की उंगली दिखा दी। अबे साले, मैं तेरा नाम भी नहीं जानती। अगर नाम बदलने का इतना ही शौक है तो मैं तेरा नाम कुत्ता रख दूंगी। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। अपना ध्यान रखना। शिवा और मानवी दोनों तलवार पर खड़े हुए और उड़ गए। मानवी की बात सुन वो लड़का गुस्से में बोला, मैं इस हरामजादी कुट्टी को नहीं छोड़ने वाला। दूसरा लड़का, वो यहाँ से कहाँ जाएगी, उसे हम बाद में देख लेंगे। पहले इस पिंजरे से बाहर निकलने की सोचो, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए और दोबारा हमारा फायदा उठा ले। हमें यहाँ से निकलना होगा। तीसरा लड़का, हाँ हाँ, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। पिंजरे पर सीधा वार करना खतरनाक हो सकता है, ये तो हमने देख ही लिया। पिंजरा पलट वार करता है। पहला लड़का जो जख्मी हुआ, हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर एक करनी होगी, उसके बाद से शायद बात बन जाए।
दूसरा, हाँ बात तो ठीक है, पर उसके इस्तेमाल से हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगर उस दौरान हम पर किसी ने हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? पहला लड़का कुछ सोचने के बाद बोला, ऐसा करते हैं, तुम तीनों अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करना, तब तक मैं अपना घाव ठीक कर लेता हूँ, साथ ही मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी वापस आ जाएगी। अगर किसी ने हमला किया तो मैं उन्हें रोक सकता हूँ। बाकी तीनों इस बात पर राजी हो गए। जख्मी लड़के ने अपनी स्पेस रिंग से एक जादुई गोली निकली और उसे निगल गया और अपनी आंखें बंद कर बैठ गया। बाकी तीनों एक दूसरे से हाथ पकड़कर अपनी स्पिरिचुअल पावर एक करने लगे। उन तीनों के शरीर से रोशनी निकलने लगी। तीनों रोशनी से चमक रहे थे। तीनों के शरीर पर मानो किसी चीज का प्रेशर था, जिसकी वजह से वो मुश्किल से खड़े रह पा रहे थे। उनके बाल हवा में ऊपर खड़े हो गए। उनका चेहरा दबाव की वजह से कुछ तिरछा सा दिखने लगा। तीनों ने अपना हाथ ऊपर पिंजरे की तरफ किया। तीनों के हाथ से रोशनी पिंजरे पर पड़ने लगी। तीनों तेज आवाज के साथ पिंजरे पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से दबाव बना रहे थे कि अचानक एक विस्फोट हुआ। तीनों घायल होकर नीचे गिर गए। उनके मुंह से खून निकल रहा था। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, पर अच्छी बात यह थी कि पिंजरा गायब हो गया था। अपने घाव ठीक कर रहा लड़का खड़ा हुआ। उसके घाव पूरी तरह ठीक हो गए थे। उसने बारी बारी से तीनों को आराम से बैठाया और उन्हें एक एक गोली दी, जिससे वो अपनी ताकत वापस पा सकें, और खुद उनकी निगरानी करने लगा। दूसरी तरफ दानेश चांदनी के साथ दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर का नजारा बाहर के नजारे से बिल्कुल ही अलग था। जहां बाहर रात थी तो अंदर सूरज की तेज चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। दूर दूर तक रेत ही रेत थी। वहां रेत के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने रेत को अपने हाथ में लिया और उसे धीरे धीरे नीचे गिराते हुए बोली, वाह, हम तो मालामाल हो गए। हमें रेत का खजाना मिला है। क्या बकवास है, मैं तब से इस रेत के लिए मेहनत कर रही थी क्या? चलो वीर दानेश, वापस चलते हैं। यहाँ तो रेत के अलावा कुछ है ही नहीं। वीर रुको, बिना जांच किए कोई अनुमान मत लगाओ। क्या पता इस रेत में ही कोई खजाना छुपा हो। तुम खुद सोचो, एक बड़ा दरवाजा जिसे ताकत से खोलना नामुमकिन हो, क्या उसके अंदर सिर्फ रेत ही होगी? चांदनी को वीर का तर्क सही लगा। चांदनी, हाँ आपकी बात तो सही है, पर यहाँ इस रेत में कौन सा खजाना हो सकता है? वीर रेगिस्तान में आगे बढ़ गया। चांदनी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। चलते हुए वीर यानी दानेश ने दानव लोमड़ी से मन ही मन पूछा, अब मुझे बताओगी आखिर मुझे जाना कहाँ है और मुझे किसे ढूंढना है जो मेरे काम की बता रही थी आप? दानव लोमड़ी, तुम्हें अब तक पता नहीं चला? अरे ये रेगिस्तान ही है वो खजाना जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। लोमड़ी की बात सुन दानेश के पैर वहीं रुक गए। उसे समझ नहीं आया लोमड़ी क्या कहना चाहती थी। तो दानेश ने दोबारा पूछा, क्या? अब ये रेत किस तरह का खजाना है और ये मेरे किस काम की? दानव लोमड़ी, जरा यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करो। यहाँ की एनर्जी तुम्हें बाहर की एनर्जी से ज्यादा नहीं लगी? दानेश ने अपनी आंखें बंद की और वहां की एनर्जी को महसूस किया। वास्तव में वहां की एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। रंगभूमि में जहां कल्टीवेशन 2 गुनी रफ्तार से कर सकते थे, वहीं इस रेगिस्तान में कल्टीवेशन 5 गुनी रफ्तार से होता था। दानव लोमड़ी, यहाँ कल्टीवेशन 5 गुनी रफ्तार से होता है। इसके अलावा इसका एक फायदा और है, दरवाजे के अंदर का समय बाहर की दुनिया के समय के मुकाबले बहुत धीमा है। अगर यहाँ पर तुम 10 दिन बिताते हो तो बाहर सिर्फ 1 दिन ही बीतेगा। दानव लोमड़ी की बात सुन दानेश बहुत खुश हो गया, लेकिन चांदनी की वजह से वह अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता था। पर उसके मुंह पर थोड़ी मुस्कान जरूर आ गई और उधर चांदनी के माथे पर पसीने की बूंद। चांदनी, वीर मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकती। यहाँ का तापमान मुझसे सहन नहीं हो रहा। प्लीज मुझे बाहर ले चलो।
अगर तुम्हें यहाँ खजाना ढूंढना है तो तुम ढूंढ लेना, पर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दानव लोमड़ी ने दानेश से कुछ कहा जिस पर दानेश को विश्वास ही नहीं हुआ। दानेश, क्या आप सच बोल रही हो? अगर ऐसा है तो चांदनी का यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। अच्छा चांदनी, मैं तुम्हें बाहर तो छोड़ दूंगा, पर मुझे एक स्पेस रिंग चाहिए। मेरी आते समय एक लड़ाई में खो गई। तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा रिंग होगी शायद। चांदनी, ठीक है, मैं तुम्हें रिंग दे दूंगी, पर मुझे बाहर जाना है। तुम दरवाजा खोलो पहले। दोनों वापस दरवाजे पर गए। दानेश ने दरवाजा खोल दिया। चांदनी उसे एक स्पेस रिंग देकर बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया। दानेश अंदर ही था। चांदनी ने बाहर जाते ही राहत की सांस ली। बाहर चांद की रोशनी में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी, अब मुझे यहाँ वीर का इंतजार करना चाहिए या फिर यहाँ से चले जाना चाहिए? वैसे तो अंदर क्या ही खजाना होगा, और अगर अंदर खजाना हुआ तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए? अंदर दानेश चांदनी के बाहर जाते ही खुशी से उछल पड़ा। वाह, मुझे तो सच में खजाना मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। इसकी मदद से मैं अपना लेवल बहुत ही जल्द बढ़ा लूंगा और अपना बदला आसानी से ले पाऊंगा। चांदनी के बाहर जाने के बाद दानेश खुशी से झूम उठा। क्या कहा अभी तुमने? क्या मैं इस दरवाजे को अपने साथ ले जा सकता हूँ? दानव लोमड़ी, हाँ, तुम दरवाजे को अपने साथ ले जा सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चांदनी से स्पेस रिंग लेने के लिए कहा था। इस दरवाजे को ले जाने के लिए तुम्हें बस एक मंत्र की जरूरत होगी, और वह मंत्र मेरे पास है। मुझे लगा नहीं था कि यह मंत्र कभी मेरे काम भी आएगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दानेश, आप सच में बहुत अच्छी हो। अगर तुम मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें किस कर लेता। तुम सच में कमाल की हो। दानव लोमड़ी, अरे बस बस, मुझे इंसानों के साथ किस करने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें मंत्र बता देता हूँ और अब मुझे आराम करना है। तुम अपना कल्टीवेशन कर सकते हो। अभी काफी टाइम है तुम्हारे पास, तो अपना लेवल बढ़ाओ जिससे कि मैं तुम्हें अपनी कुछ टेक्निक सिखा सकूं। कम लेवल पर तुम मेरी टेक्निक नहीं सीख सकते। दानव लोमड़ी के टेक्निक सीखने की बात से दानेश और भी ज्यादा खुश हो गया। अब उसके पास दो मकसद है लेवल बढ़ाने के, एक तो अपना बदला और दूसरा जय के बच्चों का ख्याल रखना। दानव लोमड़ी ने दानेश को मंत्र बता दिया। मंत्र को याद करने के बाद दानेश वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया। वह कल्टीवेशन में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब 50 दिन बीत गए। हालांकि बाहर अभी 5 दिन ही बीते थे। बाहर बैठे हुई चांदनी दानेश का इंतजार करते करते परेशान हो गई थी। चांदनी, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यह मौका 20 साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर मैं वीर के इंतजार में बैठी रही तो शायद मुझे कुछ हाथ भी ना लगे। इसके चक्कर में मैंने 5 दिन बर्बाद कर दिए। सोचकर चांदनी वहां से चली गई। वो अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ मानवी और शिवा अपने गुरुजी के दिए हुए मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत से जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, जिससे उनके युद्ध कौशल में भी वृद्धि हुई। साथ ही साथ मानवी ने हाई लेवल बेस्ड की कोर को ऑब्जर्व किया, जिससे उसका लेवल 18 से 20 हो गया और शिवा का लेवल 28 से 31। मानवी, शिवा, हम लगातार 5 दिनों से घूम रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने जिस चीज के बारे में बताया था वह तो हमें अभी तक नहीं मिली। हमें उसकी लोकेशन के बारे में भी नहीं पता, इस तरह हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? शिवा, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर हमें उसे किसी भी तरह ढूंढना होगा, वरना गुरुजी हम पर गुस्सा निकालने वाले हैं। वैसे हमारा लेवल तो बढ़ ही रहा है ना, हम उसे ढूंढना जारी रखेंगे। मानवी मुस्कुराते हो बोली। हम पर नहीं, तुम पर।
मैं तो उनकी लाडली हूं ना, वह मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। शिवा ने बिना कुछ कहे अपनी उड़ने की रफ्तार अचानक बढ़ा दी। मानवी को अचानक झटका लगा तो उसने शिवा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो सच ही कहा था, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। शिवा, अब तुम अपनी बकबक बंद करो वरना तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। मानवी हुन्नन मुंह बनाकर रह गई। 5 दिन बाद दानेश को कल्टीवेशन करते हुए 10 दिन बीत गए थे, यानी कि दरवाजे के अंदर उसे 100 दिन हो गए थे। उसका लेवल बढ़कर 10 से 15 हो गया था। हालांकि वह इस लेवल से खुश तो नहीं था, पर उसे विश्वास था कि वह जल्दी ही ऊंचा लेवल हासिल कर लेगा। वैसे भी उसका 15 लेवल बाकी योद्धाओं के मुकाबले अधिक था। उसका 15 लेवल मास्टर लेवल यानी 50 लेवल के बराबर था। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा, दानव लोमड़ी की शक्तियों का इस्तेमाल भी बढ़ता जाएगा। दानेश, मुझे मेरे शरीर में बढ़ती हुई ताकत महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले से 2 गुना ताकतवर हो गया हूँ। लेकिन मैं इस ताकत का परीक्षण कैसे करूं? परीक्षण के लिए मुझे अब बाहर जाना होगा। दानिश ने अपनी उंगली में स्पेस रिंग को एक नजर देखा और दरवाजे के पास पहुंच गया। दानिश ने दरवाजे पर हाथ रखा और मंत्र बोला। दरवाजा बाहर की तरफ खुल गया। बाहर जाते हुए दानिश सोच रहा था कि उसे चांदनी के दर्शन ना हो जाए, वरना वह इस दरवाजे को स्पेस रंग में कैसे रखेगा। लेकिन चांदनी वहां से बहुत पहले जा चुकी थी। दानेश ने इधर उधर देख, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दानेश ने दोबारा अपना हाथ दरवाजे पर रखा और लोमड़ी का बताया हुआ मंत्र बोला। धीरे धीरे दरवाजा छोटा होता गया। आखिर में दरवाजा इतना छोटा हो गया कि दानेश के हाथ में आ गया। दानेश, अब से ये है मेरी छोटी रंगभूमि। अब मुझे कल्टीवेशन के लिए स्थान ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। दानेश ने दरवाजे को स्पेस रिंग में रख लिया और अंदर जंगल की तरफ बढ़ गया। रंगभूमि का 12वां दिन था। पिछले 11 दिनों में रंगभूमि में योद्धाओं की गिनती आधी रह गई। कुछ जंगली जानवरों का शिकार हो गए तो कुछ लालच का शिकार हो गए। कुछ को अपने ही साथियों ने मार दिया तो कुछ दुश्मन के हाथों मारे गए। रंगभूमि जंग का मैदान बन गया था। वहां आतंक का माहौल छाया हुआ था। कोई भी भरोसा करने के लायक नहीं था। कब कौन कहां से हमला कर दे कोई नहीं सोच सकता। ऐसे माहौल में चांदनी भी छुप छुप कर रह रही थी। दिन में वह छुपने के लिए कोई जगह देखती और रात को खोज में निकल जाती। अब सूरज ढल चुका था। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। चांदनी गुफा से बाहर आई। उसने पहले इधर उधर देखा, कोई है तो नहीं। जब उसे लगा कि यहाँ कोई नहीं था तो वह बाहर आ गई। वह कुछ दूर चली ही थी कि उसे अपनी तरफ कोई आता हुआ दिखाई दिया। वह जल्दी से एक पत्थर के पीछे छुप गई। चांदनी, अब कौन आ गया? अभी बाहर निकली नहीं कि कोई आधमका। मैं अब वापस भी नहीं जा सकती। इतने दिन निकल गए और मेरे पास अभी पर्याप्त साधन भी नहीं हुई है। थोड़ी देर यही रुकती हूँ, शायद ये चला जाए। सामने से आ रहा इंसान जब उसके नजदीक आया तो उसे देख चांदनी के मुंह पर मुस्कान आ गई। वह पत्थर के बाहर निकली और आवाज लगाती हुई बोली, वीर रुको, तुम आ गए उस दरवाजे से बाहर? वीर यानी दानेश आवाज सुनकर रुक गया। उसने चांदनी की तरफ देखा तो उसकी हालत गड़बड़ लग रही थी। उसका शरीर हल्का पीला पड़ गया था, पर फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान मास्क से भी साफ दिखाई पड़ रही थी। दानेश, तुम ठीक तो हो? तुम बीमार दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या? चांदनी, तुम यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ कैसा माहौल चल रहा है? मरना चाहते हो क्या जो यूं खुले में भागे जा रहे हो? चांदनी ने दानेश के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दानेश का हाथ पकड़कर गुफा की तरफ खींच कर ले जाने लगी। भले ही चांदनी एक चोर थी,
पर सच में उसका दिल साफ था। चोरी का काम भी वह मजबूरी में करती थी। अब मजबूरी क्या थी वो आगे पता चलेगी। दानेश ने महसूस किया कि चांदनी का हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके साथ चल दिया। भले ही उसे पता नहीं था कि चांदनी ऐसा क्यों कर रही थी, पर पता नहीं क्यों वो चांदनी को मना नहीं कर पाया। गुफा में अंदर जाने के बाद चांदनी ने उसका हाथ छोड़ दिया। दानेश, क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ? ऐसा मैं तो बस अभी थोड़ी देर पहले उस दरवाजे से बाहर आया हूँ। चांदनी ने महसूस किया कि वीर का ऑरा पहले से बढ़ गया था, यानी उसका लेवल अप हुआ था, पर अंदाजा नहीं लगा पा रही थी वीर का लेवल कितना था। वीर, अरे बताओ भी, आखिर बात क्या है? चांदनी का ध्यान टूटा तो वह खांसते हुए बोली, रंगभूमि के माहौल बहुत खराब है। यहाँ जंग का माहौल बना हुआ है, कोई भी कहीं से भी हमला कर देता है। अकेले बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। दानेश को समझ नहीं आया कि एक चोर उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही थी। वह सीधे तौर पर उस पर भरोसा भी नहीं कर सकता था। दानेश, जब तुम्हें पता है कि कोई भी कहीं से हमला कर सकता है तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? मैं भी तो तुम पर हमला कर सकता हूं ना, फिर मुझे अपने साथ अंदर क्यों के आई? चांदनी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, शायद तुम भूल गए मैं चोर हूं। मैं इंसान को एक नजर में देख पहचान जाती हूं वो कैसा है। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। अचानक बोलते बोलते चांदनी बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। उसका सिर पत्थर पर लगने वाला था। दानेश ने जल्दी उसे कमर से पकड़ लिया। दानेश ने उसे कमर से ऐसे ही पकड़कर हिलाते हुए जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जागी। दानेश ने उसे नीचे जमीन पर लिटाया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक करने लगा। दानेश, इसे तो शीत जहर दिया गया है। अगर जल्द ही इसका इलाज नहीं हुआ तो यह मर जाएगी। दानेश जल्दी से बाहर गया और कुछ लकड़ी लेकर आया। उसने आग जलाई और चांदनी को उसके पास लेटा दिया और खुद उसकी हथेली को रगड़ने लगा। वो कभी उसकी हथेली तो कभी पैर के तलवे रगड़ रहा था। दानेश, इसे ये जहर जानबूझकर दिया गया है, लेकिन रंगभूमि में ऐसा कौन करेगा? मेरे पास अभी इस जहर का तोड़ भी नहीं है, कैसे बचाऊं इस लड़की को? दानेश सोचते हुए काफी देर तक उसे गर्म करने की कोशिश करता। शीत जहर में इंसान ठंडा होता जाता है और आखिर में वह अंदर से रहा बर्फ की तरह जम जाता है और मर जाता है। दानेश को इस जहर का अब बस एक ही इलाज नजर आ रहा था, लेकिन वो किसी अनजान लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। वो लड़की उसके बारे में क्या सोचेगी, यही सोचकर वो खुद को रोक रहा था। समय निकलता जा रहा था। चांदनी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। आखिर में दानेश ने चांदनी को बचाने का मन बना ही लिया, वो भी उसके साफ दिल को देखकर। वह साफ दिल इंसान को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता था। दानेश, अब भले ही ये मुझे गली दे, पर मुझे अब ये करना ही होगा। चांदनी, मुझे माफ करना। दानेश ने आग में और लड़की डाली, फिर धीरे धीरे चांदनी के कपड़े उतारने लगा। जैसे जैसे वह उसके कपड़े उतार रहा था उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। चांदनी के कपड़े उतारने के बाद दानेश ने अपने कपड़े उतारे और चांदनी से चिपक कर सो गया। दानेश ने चांदनी को अपनी बाहों में लिया और उसके सीने पर हाथ रख उसके अंदर एनर्जी देने लगा। धीरे धीरे चांदनी का शरीर गर्म होने लगा। उसे पूरा होश नहीं आया था, लेकिन किसी मर्द के स्पर्श ने उसे उत्तेजित कर दिया था। चांदनी दानेश की तरफ पलटी और दानेश के मुंह पर हाथ रख अपने होठ दानेश के होठों पर रख दिए। इतनी देर किसी लड़की से चिपके रहने के बाद दानेश भी उत्तेजित हो गया था। वह भी चांदनी का साथ देने लगा। रंगभूमि के इस खौफनाक माहौल में इन दोनों का मधुर मिलन चल रहा था।
दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि उन्होंने मिलकर सब कुछ कर लिया, लेकिन चांदनी अभी भी अपने पूरे होश में नहीं थी। दानेश को लगा कि अब खतरा टल चुका है, तो वह खड़ा हुआ अपने कपड़े पहने, फिर चांदनी को भी उसके कपड़े पहना दिए। और क्या होगा जब चांदनी को पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था? दानेश कैसे सामना करेगा चांदनी के सवालों का? क्या होने वाला बाला है रंगभूमि में आगे?